So, friends, as we are talking about the two places in India, the first is Ladakh and the second is Kerala. So, let's see about Ladakh. Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. देखते हैं लद्दाख एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान बर्फ़ का रेगिस्तान। यहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है और यहाँ पे कोई खेती पॉसिबल नहीं है। इस इलाके में बहुत ही कम बारिश होती है और यहाँ का जो समय है बहुत लंबे बर्फ़ से ढके रहते हैं। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। इस इलाके में बहुत कम पेड़ पौधे ही उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। पीने के लिए पानी चाहिए और यहाँ के लोग पानी के लिए पिघलते हुए बर्फ़ पे निर्भर हैं जो गर्मियों के मौसम में पिघलता है। यहाँ पे लोग बकरी पालन और भेड़ पालन का काम करते हैं। People here keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce पश्मीना wool. पश्मीना के बारे में आपने सुना होगा, पश्मीना शाल। यहाँ की बकरियों से और भेड़ों से ही पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। The wool is prized and पश्मीना shawls cost a lot of money. यहाँ का जो पश्मीना शॉल है इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. यहाँ के लोग भेड़ बकरियों से बहुत सावधानी से उनको कलेक्ट करते हैं और जो व्यापारी कश्मीर के होते हैं उनको बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली ओवन इन कश्मीर। पश्मीना शाल जो लोग ठंडियों में इस्तेमाल करते हैं इसकी बुनाई ज़्यादातर कश्मीर में ही की जाती है। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ पे लोग मीट खाना पसंद करते हैं और बटर, चीज़ और बटर खाना लोग पसंद करते हैं, दूध भी खाना पसंद करते हैं और मीट मांस का भी सेवन लोग करते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट्स काउज एंड डोज। यहाँ पे हर एक परिवार कुछ बकरियाँ, गाय और डोज या काउज को पालते पोसते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे व्यापारी नहीं आते। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. इस इलाके में बहुत सारे पास बने हुए हैं, दर्रे बने हुए हैं जिससे व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ से पहले कैरावंस जो घुमक्कर लोग होते थे वो तिब्बत जाते थे। दिस कैरावंस कॉल्ड कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। ये जो कैरावंस होते थे ये अपने साथ कपड़ा, मसाले, कच्चा सिल्क और दरी का ले जाते थे और इनका व्यापार वो करते थे। बुद्धिज़्म रिच्ड तिब्बत भाया लद्दाख। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. हम देख सकते हैं बुद्धिज़्म जो है तिब्बत पहुंचा लद्दाख के रास्ते ही। लद्दाख को ही मिनी तिब्बत या छोटा तिब्बत कहा जाता है। यहाँ इस्लाम भी है और 400 साल पहले यहाँ इस्लाम पहुंचा था और यहाँ पे इस्लाम की जनसंख्या भी अच्छी है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। यहाँ पे लोग मौखिक रूप से उनकी जो परंपरा है गाने की और कविताओं की उन लोगों ने सजोए हुए हैं। लोकल वर्सन ऑफ द टिबेटियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ के जो लोकल है पारंपरिक नृत्य और उनके जो महाकाव्य जिसका नाम है केसर सागा, यहाँ पे लोग उसके गाने को गाते हैं और उसके ऊपर अपना परफॉर्मेंस कला करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो। चलिए अब दूसरे पार्ट में हम देखते हैं केरला को। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर का मतलब आप समझ सकते हैं दक्षिण और पश्चिम के किनारे पे ये एक स्टेट है। इट इज़ सराउंडेड बाई द सी ऑन द साइड एंड द हिल्स ऑन द अदर साइड। ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ हैं।
A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. यहाँ पे बहुत तरीके के मसाले उगाए जाते हैं जिसमें पेपर, क्लोव्स और कार्डमम्स यहाँ पे उगाए जाते हैं. It is spices that made this region an attractive place for traders. इसी मसालों की वजह से ये व्यापारियों को बहुत जगह आकर्षित करती है. Jewish and Arab traders were the first to come here. जीव और अरब के व्यापारी यहाँ सबसे पहले आए थे. The Apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago. And he is credited with bringing Christianity to India. 2000 साल पहले यहाँ क्रिश्चियनिटी पहुँची थी और इसी के माध्यम से यहाँ क्रिश्चियनिटी फला फूला और आगे बढ़ा. Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. 750 साल पहले इब्न बतूता जो एक अरब व्यापारी था यहाँ आया था और उसने यहाँ पे मुसलमानों का जीवन कैसा है उसके बारे में लिखा था. उसने लिखा था कि यहाँ पे मुस्लिम जो है बहुत ही आदरणीय समाज है, बहुत ही यहाँ पे उनका रिस्पेक्ट है. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe and Vasco da Gama landed with his ship here. पुर्तगाल के लोग जिन्होंने भारत और यूरोप के बीच में रास्ता खोजा था, उनका एक नाविक वास्को ड गामा जो कि अपने जहाज़ के साथ इस इलाके पे आया था राजा जमोरिन के दरबार में. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. इन सब चीज़ों के ऐतिहासिक कारणों से यहाँ पे केरला के लोग बहुत सारे धर्मों का प्रचलन करते हैं या फिर धर्मों का पालन करते हैं, जिसके अंदर है जूडिज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म. द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला. यहाँ पे चाइना की तरह दिखने वाले मछली पकड़ने वाले जाल होते हैं जिसको चीना वाला के नाम से जाना जाता है. इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी and it is believed that the word Chin would have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice and the majority of people here eat rice, fish and vegetables. यहाँ का जो वातावरण है वो चावल की खेती करने के लिए सबसे सटीक है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग चावल, मछली और सब्जियों का सेवन करते हैं. हम देख सकते हैं While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. हम देख सकते हैं केरला और लद्दाख अपने भौगोलिक फीचर्स में बहुत ही अंतर रखते हैं. The history of both regions have been similar cultural influences. यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों जगह का जो हिस्ट्री है, धार्मिक हिस्ट्री, वो लगभग एक जैसा ही है. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. ये दोनों इलाके चाइना और अरब के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हैं. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. हम देख सकते हैं जो भौगोलिक स्थिति केरला की है कि वहाँ पे मसालों का उत्पादन होता है और लद्दाख जहाँ पे ऊन का खेती किया जाता है. खेती मतलब कि लोग भेड़ पाल करके ऊन बनाते हैं. तो इस तरह से दोनों जगहों पे व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में आकर्षित होते हैं. Thus, history and geography are often tied to the cultural life of region. हम देख सकते हैं कि इतिहास और भूगोल ये दोनों कैसे एक जगह के सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करते हैं. The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are also all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become a part of new place we are in. हम देख सकते हैं जो हमारा आने जाने से जो हमारे कल्चर में, हमारे तौर तरीक़ों में बदलाव आता है, कोई पुरानी चीज़ नहीं है. आज भी हम देखते हैं कि हम काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक परंपरा से दूसरी परंपरा की ओर जाते हैं और वहाँ की परंपराओं को अपनाते हैं. Similarly, in our neighborhoods, we live close to people from several communities. हम लोग आस पड़ोस के इलाकों में अपने बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगों के साथ रहते हैं. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. हम अपने रोज़मर्रा का जीवन में अपने आस पड़ोस के लोगों से बातें सुनते हैं, बातें करते हैं, उनके जीवन के हाल चाल, तौर तरीक़ों को सुनते हैं, देखते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं भी अपना उनको दिखाऊं और एक दूसरे के साथ मिल करके हम रहें. Unity in diversity. India's diversity has always been recognized as a source of
इट्स स्ट्रेंथ। डाइवर्सिटी अनेकता, तो हमने देखा हुआ है भारत की अनेकता ही इसकी एकता, इसकी शक्ति है। आपने सुना होगा एक कहावत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब कि हम डाइवर्स हैं, विविध हैं, फिर भी एक हैं। विविधता में एकता भारत की पहचान है। When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional background came together to oppose the India's freedom movement and thousands of people of different backgrounds in it. हम देख सकते हैं अंग्रेजों के शासनकाल में देश की महिलाओं ने, पुरुषों ने अपने पारंपरिक, अपने धार्मिक, अपने क्षेत्रीय, इन सारे चीज़ों को भुला करके उनके खिलाफ स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों। They worked together to decide joint actions, they went to jail together and they found different ways to oppose the British. ये सारे लोग एक साथ मिल करके फैसले लेते थे कि क्या करना है, सभी एक साथ मिल करके जेल जाते थे और नए नए तरीके ढूंढते थे कि कैसे अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश लोगों का विरोध किया जाए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश, दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज समझते थे कि हम भारतीयों में फूट डाल सकते हैं और राज कर सकते हैं। Thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. आपको पता ही अंग्रेजों की नीति, फूट डालो और राज करो। उसी तरह से वो लोग सोचते थे कि भारतीयों को हम एक दूसरे से अलग कर देंगे और उन पे शासन करते रहेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन भारतीयों ने उनको दिखा दिया कि हम अनेक होते हुए भी एक हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हम एक साथ खड़े हो सकते हैं, और उन्होंने अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगा दिया। यही एकता में शक्ति है। भारत की खूबी यही है, विविधता में एकता। डाइवर्सिटी और स्ट्रेंथ, ये दोनों एक चीज़ है। आपने सुना ही होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भारत के ऊपर सटीक बैठता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कविता का जिक्र किया हुआ है जो कि हमारे देश के लोगों ने जलियांवाला बाग त्रासदी होने के बाद गाया था। इस गाने में क्या है आप जरा देख सकते हैं। दिस सॉन्ग वाज sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. ये जो गीत हमने देखा ऊपर, ये जलियांवाला बाग घटना का याद दिलाता है। अमृतसर में एक अंग्रेजी जनरल ने निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे लोगों को मारा और घायल कर दिया। Men and women, Hindu and Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. यहाँ पे हम देख सकते हैं औरत मर्द हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी यहाँ अंग्रेज़ों के विरोध में, उनका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। दिस सॉन्ग वॉज composed and sung to honor the memory of these brave people. ये गीत जो है उनके याद में, उनके सम्मान में गाया जाता है जिन लोगों ने जलियांवाला बाग घटना में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। Now we can see that songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. We can see that लोगों ने गाने को और चिन्हों को अपने देश की आज़ादी के साथ जोड़ा। नए नए चिन्ह और नए नए गाने स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे देश में आए और इन गानों ने और इन चिन्हों ने दिखाया कि कैसे हम डाइवर्स होते हुए भी एक हैं, मतलब हम विविध होते हुए भी एक हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? इट इज़ यूज्ड ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। क्या आपको भारतीय झंडे के इतिहास के बारे में पता है? इस झंडे का इस्तेमाल भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ उनके विरोध में करते थे। यहाँ देख सकते हैं, लेट्स सी। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says, the Indian unity is not something imposed from outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. जवाहरलाल नेहरू ने अपने किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा था दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। ये भारत की एकता है जो बाहर से किसी के ऊपर थोपी नहीं गई है, बट रैदर बगलिक इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इट्स फोल्ड। ये एक अंदर से, अपने आत्मा के अंदर से आई हुई भावना है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव्स एंड कस्टम आर प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज्ड। हम देख सकते हैं हमारे देश में सभी लोग सही सुन्न हैं और अपनी भावनाओं, अपने रीति रिवाज का प्रैक्टिस करते हैं और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इट वॉज नेहरू हु
coined the phrase unity in diversity to describe the country. नेहरू ही थे जिन्होंने ये वाक्य दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसी ने हमारे देश की एकता को दिखाया. आगे देख सकते हैं, इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया. इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब्स दिस यूनिटी. हम देख सकते हैं जो कि हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे देश के हर एक हिस्से को स्थान दिया हुआ है. तो हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हमारे देश के लोगों ने जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और ये साबित किया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ, अनेकता में ही एकता है. सो फ्रेंड्स, वी आर रैपिंग अप आवर लेसन ओवर हियर एंड वी विल अगेन मीट इन द लाइव क्लासेस. सो थैंक यू फ्रेंड्स.